नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस स्पेशल एडिशन में हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। लास्ट 2.5 से 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है, यानी इसमें पूरा दिसंबर 2019 शामिल है, जनवरी और फरवरी में आज तक की डेट का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर है। और जिस तरह से यूपी SSSC और यूपी APSC के एग्ज़ाम्स में यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विशेषकर यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स में, तो यूपी का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस बार जो है इस सेगमेंट को हम थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो कुल 115 फैक्ट हमको पढ़ने हैं और उनकी डिटेल भी पढ़नी है, इसलिए निश्चित रूप से ये वीडियो लंबा होने जा रहा है। आप जो है धैर्यपूर्वक जो है इसको देखें और मुख्य बिंदुओं को नोट करें। इस वीडियो की PDF फाइल 1 या 2 दिन में अपडेट कर दी जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में उसका लिंक दे दिया जाएगा, इसलिए उसको बार बार जो है कहने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। साथ ही ये भी अनुरोध है कि जो लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो कंटेंट है, जो भी वीडियोस हैं, उनके लिंक को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर किया करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मैं आप समय लूंगा आपका। हमारे 3 टेस्ट कोर्स प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसको हमने क्रैश कोर्स का नाम दिया है। क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, यानी टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में पूरा का पूरा PDF में आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं। साथ में ही जो है ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं हमारी वेबसाइट और ऐप पर। किस तरह से देना है उसके लिए आप एक सैंपल जो है डिकोड एग्ज़ाम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर जो है आप जो भी परीक्षा इनमें से, यानी RO 2016 के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी और UP PCS, ये तीनों ही परीक्षाओं के लिए वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। आप इनका फ्री डेमो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, साथ में इनकी फ्री डेमो PDF प्राप्त करें। समीक्षा अधिकारी के लिए अभी हमने लेटेस्ट जो है बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया है। कुल 11 टेस्ट, जिसमें एक फुल टेस्ट में कुल 200 क्वेश्चन होंगे, जैसा सिलेबस में है। 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन यानी GS के, बचे हुए 60 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के। तो ये एक बेहतरीन टेस्ट है, और साथ में ही आपको PDF में पूरा का पूरा हल दिया जाएगा। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, इसलिए आप जो है जिस भी माध्यम से बिलोंग करते हो, आपको जो है टेस्ट देने में या बाद में PDF को, नोट्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। 3 मई को एग्ज़ाम है। अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो निश्चित रूप से जो है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो लोग 2020 PCS प्री का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 1-2 दिन में जो है कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, वो भी अपडेट चेक करते रहें। बाकी कुछ भी आपको जानना हो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, समीक्षा अधिकारी के, UP PCS प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में, या आपकी अन्य भी कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9506742546 पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको डेमो टेस्ट इन सारी टेस्ट सीरीज करना मिल रहा हो तो आप इस पर लिख के भेजिए, आपको डेमो टेस्ट की PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेगमेंट। सबसे पहला हम फैक्ट देखते हैं, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो आयोजित होने जा रहा है, इसमें भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव, तो इनका आपको नाम याद रखना है कि इनका नाम क्या है। राधा यादव ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की प्लेयर हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 21 फरवरी से इसका आयोजन किया जाएगा। इस विश्व कप से पूर्व राधा यादव ऑस्ट्रेलिया में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला में, जो कि 31 जनवरी से थी, उसके लिए भी चुनी जा चुकी थी। आगे चलते हैं। दूसरा, 10 से 21 जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ हुनर हाट। हुनर हाट क्या है? ये जिस तरह से शिल्पियों के लिए एक मंच है, इसमें सभी शिल्पी जो आते हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करते हैं। तो इस हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ में। तो आपको जो है, जो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये जो है लखनऊ में हुआ। ये क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर का एक मेगा मिशन था।
आगे चलते हैं। देश का पहला ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जो पहला अपने आप में होता है, पहली बार कहीं कोई चीज हो रही होती है, ये निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको स्पेशली याद रखिएगा। तो ये पहला ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट जो है कहां पर इसका शुभारंभ किया गया है? मथुरा जिले में, उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान, जिसको दुआसू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के डेयरी फार्म पर केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री द्वारा इस ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया गया। अब इसमें खासियत क्या है कि गाय और भैंस का जो है ऑटोमेटिकली जो है दूध मशीनों से पहले से उतारा जाता था, अब इसमें जो है एक साथ 12 बकरियों का दूध भी निकाला जा सकेगा। इसके अलावा बहुत सारी इसमें और विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक, जो देश में जो है इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले इस विधेयक को यानी इस कानून को अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, शाहजहांपुर, रामपुर, नोएडा, गाजियाबाद तथा हापुड़ में पाए गए हैं। लखनऊ का लोक भवन क्या है? मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है उसका जो है नाम दिया गया है लोक भवन। में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की स्थापना की बात कही गई है। तो पहले चरण में प्रदेश के सभी 823 विकास खंडों में इसको खोला जाएगा। यानी यहाँ पर एक चीज और आपके सामने आ गई कि प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 823, यानी 823 ब्लॉक है। द्वितीय चरण में 8000 से अधिक न्याय पंचायतों में इसको खोला जाएगा। तृतीय चरण में सभी 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में इसको खोला जाएगा। वर्तमान में कितने संचालित हैं? तो वर्तमान में जो है किसान उत्पादक संगठन जो है 352 जो है संचालित किए जा रहे हैं। इसी अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं ने 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र तथा बाराबंकी एवं हरदोई में 5 किसान कल्याण केंद्रों की शिलान्यास किया। तो आपने इस स्लाइड में क्या समझा कि क्या आपसे पूछा जा सकता? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसान उत्पादक संगठन जो है प्रथम चरण में कहाँ कितने ब्लॉकों में खोले जाएंगे? 823 में। वर्तमान में कितने हैं? 352 है। इसका जो अब सबसे लास्ट लाइन में क्या है? अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया और बाराबंकी और हरदोई में 5 किसान कल्याण केंद्रों की शिलान्यास किया गया। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। अब अगली जो है बात करते हैं छठे पॉइंट की। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है क्राइम से संबंधित जो है राष्ट्रीय आंकड़े, प्रादेशिक आंकड़े जो है जारी करता है। इसकी जो 2018 की रिपोर्ट है उसके अनुसार कैदियों की तुलना में जेलों की क्षमता, जिसको अधिभोग दर कहा जाता है, में वृद्धि नहीं हुई है। यानी कैदी तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन जेलों में उनको रखने के लिए की जो है क्षमता की बढ़ोतरी जो है सरकार द्वारा नहीं की जा रही। तो इसमें चिंताजनक स्थिति वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अगर अधिभोग दर है वो उत्तर प्रदेश में है, जहां पर 176.5% अधिभोग दर है। अभी 176.5% का क्या मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पर जो है 100 कैदियों के रखने की जगह है तो उसमें 176 कैदी रखे जा रहे हैं। इसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है स्थिति खराब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्किम का हाल है, तीसरे नंबर पर दिल्ली में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में जेलों की क्षमता से 17.6% अधिक कैदी जो है रह रहे हैं। ये ओवरऑल की बात हो गई। 2016 से 2018 के 2 वर्षों में जेलों की अधिभोग दर में 113.7% से बढ़कर 117.6% हो गया है। तो ये अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें अधिभोग दर की तो 117.6% है। देश में 2016 से 2018 तक जेलों की संख्या घट गई है। 1412 से घटकर ये जो है 1339 हो गई है। ये भी जो है एक चिंता का विषय है और उत्तर प्रदेश इसमें जो है चिंताजनक स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक डाटा और दिया गया था
और अन्य राज्यों के कि बच्चों वाली माताएं, मतलब ऐसी जो है माताएं जिनके बच्चे भी हैं जेल में ही, तो 451 है उत्तर प्रदेश में, इसमें भी उत्तर प्रदेश शीर्ष में है। और बच्चों की संख्या में भी बच्चे सबसे ज़्यादा जो जेलों में हैं वो 509 हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में जो है इसमें शीर्ष है। आगे चले, उत्तर प्रदेश में 5 से 9 फरवरी को डिफेंस एक्सपो, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, इससे एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आएगा। तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस जनपद में किया गया, ये सभी जानते हैं, ये चीज़ शायद ही पूछी जाए। ये लखनऊ में किया गया। लखनऊ में वृंदावन योजना और जो है रिवर फ्रंट जो गोमती का है उसके किनारे इसका जो है आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर जो है इस डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया। पिछला डिफेंस एक्सपो 2018 में कहाँ पर हुआ था? भारत में ही हुआ था, चेन्नई में। सर्वाधिक प्रदर्शक एवं निवेशक 7 देशों से आए थे। प्रदर्शक यानी जिन्होंने अपने जो है रक्षा उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन किया, और निवेशक जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया। तो ये थे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और चेक रिपब्लिक। इन देशों से जो है सर्वाधिक प्रदर्शक और निवेशक आए थे। इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब पंजीकृत प्रदर्शक इसमें 900 से 25 से अधिक थे। 200 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल था जो है इस डिफेंस एक्सपो का, और राजस्व के आधार पर देश का अब तक सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो। तो आखिरी जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि आज तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से डिफेंस एक्सपो कौन था? लखनऊ का 2020 का। दूसरा, राजस्व के आधार पर, यानी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ किस डिफेंस एक्सपो में आया, तो भी आपका जवाब होगा कि 2020 लखनऊ एक्सपो में जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया। अभी डिफेंस एक्सपो के बारे में हम कुछ आगे भी जो है कुछ प्रश्नों में देखेंगे, इसकी थीम वगैरह के बारे में, वो भी आपको नोट करना होगा। तो 6 प्रमुख घोषणाएं हुई इसमें। रक्षा क्षेत्र से जुड़े 13 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। 70 देशों की भागीदारी रही और 40 देशों के रक्षा मंत्री इसमें सम्मिलित हुए। 3000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव आए। 1028 कंपनियां शामिल हुई, जिसमें 172 विदेशी कंपनियां थीं। 200 से अधिक MOU हुए, जिनमें से 18 ऐसे थे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड थे। अब उत्तर प्रदेश जो है डिफेंस का जो है सबसे बड़ा हब बनाने के लिए प्रयास चल रहा है, और किस लिए? एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब, यानी जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है उसके निर्माण के लिए, उसके उत्पादों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को जो है प्रमोट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने 23 MOU किए, जिसमें से 50,000 करोड़ का निवेश और 2.5 से 3 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। ये सभी इस डिफेंस एक्सपो की उपलब्धियां थीं। अगला हम फैक्ट देखते हैं यूपी का। देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट क्या है? जहां से हेलीकॉप्टर जो है लैंड करते हैं और उड़ान भरते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहां पर बनेगा? ये नोएडा में बनेगा। इसमें 8 हेलीपैड बनाए जाएंगे। और ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से धार्मिक स्थलों की पर्यटन के लिए जो है हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल के लिए पर्यटन जिसको करना हो, वो यहाँ से हेलीकॉप्टर को बुक करके धार्मिक स्थलों पर जा सकेगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर का क्या महत्व है धार्मिक स्थलों के लिए? अधिकांश धार्मिक स्थल जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, दुर्गम जगहों पर स्थित हैं, जहां पर जो है हेलीकॉप्टर ही आसानी से जा सकता है। वहां पर रनवे जो है हवाई जहाज के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो हेलीकॉप्टर सेवा को 4 हेलीकॉप्टर सेवा एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें से सरकारी वाली पवन हंस और SITC शामिल है। हेलीपोर्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइट्स जो संस्था उसके द्वारा तैयार की गई है। अगला फैक्ट, जर्मनी में आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला, जिसको नाम दिया गया डोमोटेक्स। तो सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है कि इस कालीन मेले का जो है एक स्पेशल नाम क्या था? डोमोटेक्स था। उत्तर प्रदेश के किस कालीन बुनकर ने भदोही की कालीन बना प्रसिद्धि हासिल की? तो यहाँ पर जो है कालीन बनाने वाले कलाकार को सम्मानित किया गया। तो ये कौन थे? ये जौनपुर के हैं राम मूर्ति। भदोही सीमा पर स्थित पचवल गांव के बुनकर हैं ये राम मूर्ति जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र वाली इन्होंने हैंड क्राफ्टेड एक कारपेट बनाई थी, जिसका वहां प्रदर्शन किया गया और उसकी बड़ी सराहना हुई। इसने निर्यातकों को भारतीय पवेलियन की ओर आकर्षित किया, क्योंकि वहां पर तो कई देशों के जो है प्रदर्शनी लगी होगी, उसमें जो है इनकी कला से लोग प्रभावित हुए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वच्छता सर्वेक्षण। जब भी इससे जुड़े कोई नई चीज आती है तो वो आपके पेपर में जरूर दिखाई देती है। तो अब हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की। इसमें स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही, उसके जिलों की क्या स्थिति रही। तो प्रयागराज 29 पायदान की ऊंची छलांग लगाते हुए भारत की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 22वें स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पर दोनों तरह से आपको याद रखना है कि भारत में शहरों की रैंकिंग क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो 22वें स्थान पे आ गया है, ये किससे मतलब है इसका, ये भारत की स्मार्ट सिटी रैंकिंग की बात हो रही है। और पहले ये 51वें यानी 51 प्लेस पे ये था। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी पर अब चौथे स्थान पर है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये चौथे स्थान पर है और 2019 में ये 9वें स्थान पर है। तो यानी यहाँ पर भी जो है प्रयागराज ने तरक्की की है। देश की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रयागराज जो 22वां स्थान है, उससे भी ऊपर उत्तर प्रदेश के अन्य जो है हैं। तो उत्तर प्रदेश का कानपुर 7वें स्थान पर है। यानी अगर ये पूछा जाए कि देश में जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग है उसमें सबसे ऊंची प्लेस पर सबसे शीर्ष उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा कानपुर जो 7वीं रैंक पे है, आगरा 13वें रैंक पे और बनारस जो है यानी वाराणसी 14th रैंक पे सॉरी, तो ये 14वीं रैंक हो गई और प्रयागराज इसमें 22वें स्थान पे। यहाँ पर प्रयागराज का स्पेशल जिक्र क्यों किया गया है, ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि प्रयागराज ने सबसे तेजी से जो है तरक्की की है। यानी जो उसका कन्वर्जन है 51वें स्थान से वो 22वें स्थान पे आ गया है। 29 पायदान की उसने छलांग लगाई है। तो क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है कि सबसे तेजी से जो है किसने जो है अपना स्कोर चेंज किया है, तब आपका ऑप्शन उत्तर जो है प्रयागराज हो जाएगा। इस उत्तर प्रदेश राज्यों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। अब यूपी का क्या स्थान है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यूपी जो है अब जो है 10वें स्थान पर है। टॉप 3 सिटी भारत की कौन सी है इसमें, तो सबसे पहली सिटी अहमदाबाद गुजरात की, दूसरी नागपुर, तीसरा तिरुप्पुर जो कि तमिलनाडु का है। तो अहमदाबाद, नागपुर और तिरुप्पुर ये याद रखना है। टॉप 3 स्टेट कौन से हो गए भारत के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, झारखंड पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे। झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आपको ये क्रम भी याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम फैक्ट लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग चुनौती से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में किस रंग की सड़कों का निर्माण होगा। तो ये अनोखा क्वेश्चन है अपने आप में। अब सफेद सड़कें उत्तर प्रदेश में बनेंगी। ये सफेद सड़कें कंक्रीट से निर्मित होंगी, जिनको वाइट टैप फार्मूला के आधार पे बनाया जाएगा, कर्नाटक की नाइस रोड की तर्ज पे। यानी कर्नाटक में भी इस तरह की रोड्स मौजूद हैं, जिसमें से एक उदाहरण है नाइस रोड। शुरुआत इसकी कहाँ से होगी, गोरखपुर की शहरी क्षेत्र की सड़कों से होगी, पहले प्रायोगिक तौर पे वहाँ पे बनेगा। और सफ़ेद सड़कें ही क्यों प्रेफर की गई ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि सफ़ेद सड़कें जो है ऊष्मा का सबसे कम अवशोषण करती हैं, क्योंकि वो सारा का सारा परावर्तन कर देती हैं। आगे कन्या सुमंगला योजना जो उत्तर प्रदेश की फ्लैगशिप स्कीम है, इस समय जो है सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कौन सा मंडल जो है टॉप पर है ये आपको बताना है। लखनऊ में 1,22,000 लगभग आवेदन किए गए थे इस योजना के लिए। लखनऊ मंडल की यहाँ पर बात हो रही है सॉरी। और इसमें से जो कि टोटल में 16.38% था, इसमें से जो आवेदन स्वीकृत किए गए, क्योंकि उनकी स्क्रूटनी होती है, तो 15.96% जो है आवेदन स्वीकृत किए गए। इस तरह से वाराणसी मंडल द्वितीय नंबर पे और अयोध्या मंडल जो है तीसरे नंबर पे रहा। अब स्वीकृति में शीर्ष मंडल कौन से रहे, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर आवेदन स्वीकृत हुए उसका क्रम, यहाँ भी लखनऊ सबसे ऊपर है, तो आपसे लखनऊ ही पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर प्रयागराज, तीसरे नंबर पर अयोध्या। कुल आवेदन जो है अब तक जो है 7,45,000 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जो है 2,22,000 जो है लगभग स्वीकृत किए जा चुके हैं।
अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ की किस हॉकी खिलाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया, जिसने 2018 में अर्जेंटीना में हुए ओलंपिक्स गेम्स में रजत पदक जीता था। तो ये है हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान, इनको जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। एक सड़क एक प्रजाति, ये क्या है, एक वन रोपण वृक्षारोपण की एक नई जो है स्कीम है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग जानते हैं। अब इसी की जो है तर्ज पर उत्तर प्रदेश में पौधारोपण होगा। तो इसका नाम आप जो है पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा होगा, एक सड़क एक प्रजाति, यानी कोई एक सड़क होगी उस पे एक ही प्रजाति के वृक्षारोपण किए जाएंगे। तो शहर के बाहर फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जैसे आम, आंवला, बेल, नींबू, कटहल, जामुन, ये सब फलदार हो गए। और ग्रामीण इलाकों में चारा व लकड़ी व आमदनी बढ़ाने वाले पौधे, यानी कुल कहेंगे जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के जो हैं, तो जिसमें से सुबबूल, सहजन, खैर, सागौन, यूकेलिप्टस, शीशम, इस तरह के पौधे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सौंदर्य इकोसिस्टम अच्छा रखने हेतु गुलमोहर, अमलतास, कचनार, बेगनबोलिया, इस तरह के जो है फूल वाले और जो है जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, ये सभी भी होंगे। और मंडल मुख्यालय वाले 18 शहर जो है मॉडल बनाए जाएंगे, यानी हर मंडल का जो मुख्यालय है, मान लीजिए लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ होगा, तो इनको मॉडल सिटी के रूप में इस योजना के में विकसित किया जाएगा। अभी यातायात वसूली पे बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है हो रही थी, मीडिया में भी चर्चा में था, तो उसमें जो है पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कई सारे नए निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस अब पेपर चेक करने हेतु वाहन को नहीं रोक सकेंगे। यातायात नियम उल्लंघन करने पर ही सिर्फ डीएल चेक करेंगे। डिजिटल लॉकर या एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध वाहन अभिलेख वैध माने जाएंगे, यानी आपको जो है कागज रखने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर या जो है एम परिवहन ऐप पर अगर आपने जो है उस अपने कागज को रजिस्टर्ड कर रखा है तो उसको आप फ़ोन पे ही खोल के दिखा सकेंगे। दोषी पुलिसकर्मी अगर कोई अवैध वसूली में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की जो है बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित होनी, जिसके लिए काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। तो बार बार इसके साइज पे जो है प्रश्न उठ रहा था, कभी कहा जा रहा था कि 251 मीटर जो इसकी ऊंचाई होगी, लेकिन जो इसका भी सर्वेक्षण हुआ है उसमें फाइनल हुआ है कि इसकी ऊंचाई जो है 215 मीटर होगी। और नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी जो है निर्माण में मदद की है, वही जो है इसका भी निर्माण करेंगे। राम मंदिर निर्माण हेतु कैबिनेट ने 447 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसमें से 16 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। तकनीकी अध्ययन हेतु 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है यूपी कैबिनेट ने की है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी को प्रदूषित करने वालों पर एक नए तरह से जुर्माने के आदेश दिए हैं। मतलब फिक्स कर दिया है कि किस काम के लिए कितना जुर्माना सख्ती से वसूला जाएगा। तो ये जुर्माना जो है 5,000 से 25,000 तक होगा। कोई अगर पूजन सामग्री, कपड़े या कोई प्रतिमा विसर्जन करता है गंगा पे, उसमें जो है 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गंगा नदी के तट पर उसके किनारे कोई मल मूत्र विसर्जन करता है, उससे 1 से 2,000 रुपये तुरंत जो है वसूले जाएंगे। और आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के सीवेज व गंदा पानी से प्रदूषण करने पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। तो ये नया आदेश है केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी का। आगे चलते हैं। गंगा की रक्षा हेतु एक गंगा सत्याग्रह शुरू किया। किसने शुरू किया? बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है ये। तो ये मातृ सदन आश्रम की जो साध्वी हैं, पद्मावती उनका नाम है, उनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया है और चर्चा में काफ़ी है। गंगा रक्षा हेतु साध्वी पद्मावती ने अनशन शुरू किया है। आगे चलते हैं। महिला अपराधों में यूपी जो रिपोर्ट आई है उसके जो है कि महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो 2018 में महिला अपराध जो है 59,445 केस जो है दर्ज हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 2016-17 से 6.13% ज़्यादा हैं। ये जो है कंपैरिजन बना है उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का।
तो उत्तर प्रदेश में 2017 में 56,011 केस थे, फिर इतने हो गए। देश में अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है 15.7%, यानी महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पे है, जो कि अच्छी बात नहीं है इस प्रदेश के लिए। और यहीं पे महाराष्ट्र की बात करें तो इसका भी 9.4% है, जो भी हायर है। यूपी में एसिड अटैक के 32 केस दर्ज हुए हैं और देश में कुल 131 केस दर्ज हुए थे, जिसका लगभग 1/4 केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। शहर में हुए महिला अपराधों पर उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चौथे स्थान पर है, जिसमें 2,736 केस दर्ज हुए हैं, यानी 6.5%। तो अगर शहरी महिला अपराध की बात करेंगे तो उत्तर जो है लखनऊ जो है चौथे स्थान पर आ जाएगा। अब ये जो हमने चौथे स्थान पर लखनऊ को बता दिया, जिसकी दर 6.5% है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है महिला अपराध कहाँ पर है शहर के मामले में? दिल्ली शहर में, उसके बाद मुंबई में और उसके बाद बेंगलुरु में। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा महिला अपराध दर्ज हुए हैं। ग्रीन पीस जो है क्या है? ये पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है पर्यावरण पर। तो ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण पर प्रयागराज की स्थिति जो है बहुत ही चिंताजनक पाई गई है। प्रदूषण के मामले में देश भर में 287 शहरों में प्रयागराज का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। यानी ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा जिला 7वें स्थान पे है, तो ये प्रयागराज है। ये रिपोर्ट 2018 में 52 दिनों के वायु मानक के आधार पर तैयार की गई थी। प्रयागराज का जो पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी PM10 जो मान है वो कितना है? 231 है। अब ये PM10 231 है, इसको हम कैसे समझेंगे कि इसकी मतलब ये खराब है कि अच्छा है? तो आप ये मानक देख सकते हैं, स्टैंडर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। 0 से 50 तक अगर PM10 का मान है तो वो बहुत अच्छा शहर है, यानी वो प्रदूषण मुक्त है। 51 से 100 तक है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 101 से 200 तक भी ठीक है, मतलब इतना प्रदूषण जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जहां ये 200 से ऊपर बढ़ा, यानी 200 से 1 से 300 के बीच में आया, ये खराब हो गया। तो आप देख सकते हैं प्रयागराज का जो मापा गया था वो 231 था, वो इस कैटेगरी में आ रहा है, यानी खराब है वो। 301 से 400 तक गंभीर रूप से जो है चिंताजनक स्थिति है, और 401 से ऊपर पहुंच जाएगा तो वहां पर समझ लीजिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा, अति गंभीर स्थिति आ जाएगी। अब जो है योजना है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। इसके तहत एक विधानसभा क्षेत्र एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। तो क्या है इसमें? सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल का विकास करेगी। 50 लाख रुपए की सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है। पर्यटन स्थल का विकास पर्यटन विभाग, विधायक निधि और CSR फंड से किया जाएगा। किस धार्मिक स्थल की परिक्रमा हेतु वैकल्पिक 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण होगा? तो गोवर्धन परिक्रमा के लिए जो है 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड जो है वैकल्पिक रूप से उसका निर्माण किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है ऐसा आदेश दिया था कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। तो वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई तो जो है वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए, उसके लिए जो है ये वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। अब अभी हमने महिला अपराधों की बात की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला हिंसा वाले जिले कौन से हैं? लखनऊ टॉप पे है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति हिंसा जो है यहीं पर होती है। लगभग 34,596 शिकायतें यहाँ पर दर्ज की गई हैं। डाटा से आपको नहीं मतलब है, आपको इस रैंक से मतलब है और ऊपर से टॉप रैंक से मतलब है। तो लखनऊ के बाद प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद सब जो है लखनऊ के उत्तर प्रदेश के सब बड़े बड़े शहर हैं। महिला सुरक्षा एवं शिकायत निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। जब ये सब रिपोर्टें आती हैं तो निश्चित रूप से इस पर चिंता होती है, मनन होती है कि क्या किया जाए कि जो है इसको सुधारा जाए। तो कुछ नए निर्देश दिए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि हर जिले में एक महिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वुमेन पावर लाइन जो हेल्पलाइन है 1090, इसको और जो है इफेक्टिव बनाया जाएगा।
यूपी 112 जो उत्तर प्रदेश का इमरजेंसी नंबर है, ने महिला पीआरवी यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल का गठन किया है, जिसके तहत रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य सड़क पर किसी मुसीबत में अकेली महिला की कॉल अगर कोई महिला कर देती है कि मैं किसी समस्या में हूँ, मुझे घर जाना है, तो किसी भी तरह की उसकी परेशानी है, तो उसके लिए जो है पीआरवी आएगी और उसको सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाएगी। 10% पीआरवी को महिला पीआरवी के रूप में गठित किया जाएगा, जिसमें चालक व एक पुलिसकर्मी के साथ 2 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी। अगला 2 दिवसीय 5वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भी दिसंबर में हुआ था, लखनऊ में CSIR IITR के द्वारा ये किया गया। मिस यूनिवर्स के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही वर्तिका सिंह, तो ये वर्तिका सिंह कहाँ से संबंधित है? यूपी से, इसलिए इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्तिका सिंह का संबंध यूपी में कहाँ से है? लखनऊ से है। ये टॉप 20 में अपनी जगह इन्होंने बनाई थी। 2015 में फेमिना मिस इंडिया खिताब जीता था इन्होंने, और मिस इंडिया 2019 प्रतियोगिता में मिस डीवा का खिताब इन्होंने जीता है। आगे चलते हैं। 34वां अंतर्राष्ट्रीय कार्बोहाइड्रेट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? यह भी आयोजित हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, यानी लखनऊ में, और इसका उद्घाटन जर्मनी के प्रोफेसर RR सिमिट ने किया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC, जिसकी आप लोग परीक्षाएं देते हैं, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? आसान है, आप लोगों को पता होगा, प्रवीर कुमार साहब जो है, जो एक रिटायर्ड IAS हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो जो है इसके नए चेयरमैन या अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस परियोजना के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार की सीमा से जोड़ा जाएगा? तो उस परियोजना का नाम क्या है? बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। ये 4 लेन का बनेगा, इसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित कीमत जो है 1600 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक प्रस्तावित है और उसी जो है एक्सप्रेसवे में इसको लिंक कर दिया जाएगा, जिससे जो है इस एक्सप्रेसवे से बिहार की सीमा भी जुड़ जाएगी। कितनी लागत वाले शासकीय भवनों को अब निजी क्षेत्र की एजेंसियां बना सकेंगी? तो पहले कुछ प्रतिबंध थे, अब उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली शासकीय भवनों को भी निजी क्षेत्र की एजेंसियां बना सकेंगी, क्योंकि अभी तक जो है शासकीय भवनों यानी सरकारी निर्माण के लिए केवल 4 ही जो है एजेंसियां थी, 5 एजेंसियां थी सॉरी, और उस कारण जो है भवन निर्माण में बहुत देर होती थी। तो अब निजी क्षेत्र को भी इसमें परमिशन दे दी गई है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में उत्तर प्रदेश के जनपदों का क्या स्थान है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो हमने पीछे पढ़ा उससे ये अलग है। ये क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। इसमें वही शहर शामिल हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे रहा है प्रयागराज, जो पूरे देश में 9वें स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश में इसका पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे लखनऊ, तीसरे नंबर पे वाराणसी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और ओवरऑल मतलब ऑल इंडिया रैंक देखी जाए तो 10वां रैंक है लखनऊ का, वाराणसी का 19वां। और इसमें टॉप सिटी कौन सी है? इंदौर लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर इसमें बना है। दूसरी तिमाही रिपोर्ट में लखनऊ की स्थिति पहले 16वें स्थान से अब 10वें स्थान पर हो गई है, यानी इसमें लखनऊ ने जो है प्रगति की है। पहले ही का क्या था? 16वें स्थान पे था, यानी 4 जो है अंक ऊपर आ गया है ये, जबकि कानपुर 14वें से 23वें पे पहुंच गया है तथा वाराणसी 25वें से 19वें की स्थिति इन दोनों की खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश की 7वीं आर्थिक गणना, तो आर्थिक गणना आती है, अभी तक हम लोग 6ठी आर्थिक गणना के डाटा पढ़ते थे, अब 7वीं आर्थिक गणना शुरू हो गई है, जल्दी इसका डाटा भी आ जाएगा। तो दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आर्थिक गणना में पहली बार जो है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आर्थिक गणना का कार्य जो है 3.5 महीने में पूरा हो जाएगा, यानी मार्च के बाद अप्रैल में इसका जो है रिपोर्ट आ सकती है। इस गणना हेतु CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। इसमें 2 लाख प्रशिक्षित कर्मियों को लगाया जाएगा। 2 स्तर पर इसका परिणाम घोषित होगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव के द्वारा इसको घोषित किया जाएगा। सही आंकड़ों द्वारा सही आर्थिक कार्ययोजना बनाकर उत्तर प्रदेश आर्थिक
महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा, यही इसका जो है लक्ष्य है। 33 नंबर पे चलते हैं। कौशल सतरंग योजना, ये क्या है? प्रदेश के युवाओं को हुनर एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कौशल सतरंग योजना का प्लान तैयार किया है। तो ये नई योजना है, इसलिए इसके बारे में सारी डिटेल ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करिएगा। क्या नाम है इसका? कौशल सतरंग योजना। इसमें क्या किया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विभाग द्वारा इसको 7 योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL के तहत प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। कौशल विकास योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर जिले में नुक्कड़ नाटक और मोबाइल वैन से अभियान चलाए जाएंगे। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा IIT कानपुर के बीच में एक अनुबंध किया गया है। इस योजना के तहत 5 पेशेवर प्लेसमेंट एजेंसियां विभिन्न सेक्टर में रोजगार दिलाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, ये इसका मोटिव है। और इसमें जो है नए तरीकों से जो है कौशल विकास किया जाएगा, युवाओं को उनको किसी जो है नौकरी दिलाने में उनकी मदद की जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये भी एक योजना है, उपभोक्ता योजना। ये क्या है? इस योजना के तहत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से न्याय पंचायत, जनपद और प्रदेश स्तर पर उपभोक्ता को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सहकारी संस्थाओं में प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां शामिल होंगी। अब यहाँ पर जो मुख्य याद रखना है वो आपको क्या याद रखना है कि कुल सहकारी समितियां 1978 होंगी, जिसमें से 1498 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगी और 480 जो है नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होंगी। तो कुल सहकारी समितियां 1978। वाराणसी की विधवाओं पर एक फिल्म बनी थी जिसे 92 एकेडमी अवार्ड यानी जो ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ये किसके, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? द लास्ट कलर। ये मीना गुप्ता के द्वारा जो है वो कलाकार हैं इसकी मुख्य जो है, और उसके निर्देशक कौन है? डायरेक्टर हैं इसके विकास खन्ना। अगला फैक्ट देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लक्षित कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यानी CETF बटालियन द्वारा प्रयागराज की किस झील को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है या पुनर्जीवन प्रदान किया गया है? तो इस झील का नाम है मैकफरसन लेक। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये झील प्रयागराज में गंगा किनारे करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। नाम इसका आपको याद रखना है मैकफरसन लेक या मैकफरसन झील। आगे चलते हैं। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय। तो अब ये तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन लगभग इस साल के किसी न किसी पेपर में पूछा जाएगा। तो पहला किन्नर विश्वविद्यालय ये कुशीनगर जिले के कसाया तहसील के नकटहा मिश्र गांव में खोला गया है। यहाँ शिलान्यास कर दिया गया है। इसका शिलान्यास किया देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के द्वारा। अगला, आदमखोर वन्य जीवों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में रेस्क्यू सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और ये रेस्क्यू सेंटर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने निर्णय लिया है स्थापित करने का। तो ये जो है बुंदेलखंड के चित्रकूट में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में, तराई में, पीलीभीत में, पूर्वांचल में महाराजगंज और इटावा लायन सभारी में। तो ये जो है 5 जगहों पर ये रेस्क्यू सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। आगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए भाभा अनुसंधान केंद्र ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक शोध समझौता हाल ही में किया है? तो ये शोध समझौता जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ में किया गया है। ये 5 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसी में जो है ये समझौता हुआ है। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जिसको हम CDRI के नाम से जानते हैं, तो पहली चीज क्या है? ये लखनऊ में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि लखनऊ UP GK में पूछा जा चुका है। इसने मलेरिया वैक्सीन के शोध हेतु इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के किस शोध परियोजना का सहयोग मांगा है? तो आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। मेरा करके जो है योजना बनाई गई थी, इसका नाम क्या है?
मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस जो आईसीएमआर का एक महत्वाकांक्षी शोध कार्यक्रम है, जिसके तहत भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को कब तक मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और ये मेरा जो है योजना, ये मलेरिया से संबंधित, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, ये आपको पता होना चाहिए। और CDRI की मलेरिया वैक्सीन लीवर में मौजूद उन जीनों को निष्क्रिय करने में मददगार होगी जो मलेरिया परजीवी को मल्टीप्लाई करने में सहायक होते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का सूचकांक है, पूछा भी जा चुका है इससे पहले क्वेश्चन जो है। तो नीति आयोग के निर्धारित मानकों के आधारित विकास रैंकिंग, और इसका नाम क्या दिया गया था, चैंपियन ऑफ चेंज, यानी कौन कौन जो है अपनी रैंकिंग में किस तरह से सुधार कर रहा है। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैंपियन ऑफ चेंज में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है कि चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग जो नीति आयोग की है, उसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, केरल का। उत्तर प्रदेश को स्थान अंक मिले हैं 51 और केरल को मिले हैं 53। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट हो गए। देश के चयनित 20 उत्कृष्ट जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। पूरे जो उत्कृष्ट 20 जिले हैं पूरे देश के, उसमें अब ये 6 जिले कौन से हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और चित्रकूट। ये 6 जिलों, अगर नाम याद रख सकते हैं बहुत अच्छा है। जिसमें 20 जिलों में बलरामपुर का स्थान पहला है। सबसे ज़्यादा जरूरी यही याद रखना है कि जो 20 टॉप सिटीज़ हैं इंडिया की, उसमें सबसे जो है टॉप पर उत्तर प्रदेश की जो है वो बलरामपुर है, और चित्रकूट का जो है चौथा स्थान है। इसमें मानक क्या निर्धारित होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, ये सभी मानक होते हैं। देश के 112 जिलों में यह प्रदर्शन देखा गया, लेकिन कुल कितने हैं, 117 हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने इसमें से शामिल होने से मना कर दिया था। तो 117 में से जो है 112 जिले ही देश के शामिल हुए। इंडेक्स मानक के आधार पर प्रदेश के शीर्ष जिले कौन से हैं, तो अब ये इंडेक्स मानक कौन से हैं, आधारभूत संरचना में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहराइच टॉप पे है, शिक्षा के क्षेत्र में सोनभद्र और बलरामपुर, जबकि पूरे देश में आधारभूत संरचना में फतेहपुर पूरे देश में पहले नंबर पे रहा। तो फतेहपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे देश में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की रैंकिंग के मामले में फतेहपुर जो है पूरे देश में नंबर 1 पे रहा। और देश के 112 आकांक्षी जिलों में 35 जिले नक्सल प्रभावित हैं। ये भी जो है आप फैक्ट याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती अभी हाल ही में संपन्न हुई है 25 दिसंबर को। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे। उन्होंने लोक भवन जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची कांच की प्रतिमा का अनावरण किया, और इसकी जो वजन है वो लगभग 20 टन का है। 65 कलाकारों की टीम के द्वारा इसे 6 महीने में तैयार किया गया है। फिर उसी से संबंधित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो काफ़ी समय से जो है इस प्रस्ताव इसका पारित हो चुका था, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहीं पर यानी लोक भवन में ही किया गया। इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, लखनऊ में चक गंजरिया नामक जगह है, यहाँ पर जो है अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर कैंसर संस्थान भी बन रहा है। तो ये 50 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल की आकृति में इस विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन एनर्जी तकनीक पर यह निर्मित होगा। 356 कॉलेजों के 20,000 छात्रों का यहाँ पर पंजीकरण होगा। अटल स्मृति उपवन भी बनेगा। ये कहाँ पर बनेगा, ये नगर निगम सरोजनी नगर में, लखनऊ में ही। सरोजनी नगर कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये नगर निगम सरोजनी नगर लखनऊ में जो है अटल स्मृति उपवन भी बनेगा। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने भी एक रिसर्च या एक शोध किया था
इसके अनुसार सबसे अकुशल यानी अनस्किल्ड युवा कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा अकुशल युवा जो है कहाँ पर हैं? बिहार में हैं। 71% लोग जो है वो वहाँ पर हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो दूसरे नंबर पे आया है 68% युवा अकुशल हैं, यानी उन्होंने साधारण पढ़ाई की होगी लेकिन उन्होंने कोई स्किल वाली पढ़ाई या स्किल वाले ट्रेड में ट्रेनिंग नहीं की है। तो पूरे देश में अकुशल युवाओं का आंकड़ा लगभग 42% है। ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला फैक्ट, राज्यों के कुल बजट में स्वास्थ्य पर खर्च का प्रतिशत, ये भी अभी निकला था पेपर में दैनिक जागरण में। तो असम में जो है सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है 7.2%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5.1%, तो उत्तर प्रदेश जो है 5.1% के साथ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी में कितनी वृद्धि हुई है? तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी में लगभग 2 गुने की वृद्धि हुई है। 2018 में बेरोजगारी दर 5.91% था और 2019 में 9.5% का औसत था। ये वाला याद रखिए, 9.5% उत्तर प्रदेश में 2019 में औसत बेरोजगारी दर थी। ये जो है जरूरी है। तिलहन और खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। किन किन चीज़ों में मिला है? तो तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए उत्तर प्रदेश को इस पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 30 लाख टन वृद्धि करने पर कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 करोड़ का कृषि कर्मण सांत्वना पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में महाराजगंज के निवासी रमेश कुमार मिश्र, नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है सीधे सीधे। ये कौन है? ये 1 करोड़वें लाभार्थी किसान हैं। पीएम किसान योजना में 1 करोड़वां लाभार्थी किसान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, महाराजगंज जिले का है और इनका नाम है रमेश कुमार मिश्र जी। इनका नाम याद करिए। इनको प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। उपरोक्त सभी पुरस्कार कर्नाटक के तुमकुर जिले में आयोजित समारोह में दिए गए, यानी जो कृषि कर्मण पुरस्कार और ये सब पुरस्कार हैं ये कर्नाटक में दिए गए। आगे चलते हैं। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल में डेटा फीडिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था? तो पहला स्थान था उत्तर प्रदेश का। 3 माह में उत्तर प्रदेश ने लगभग 1,39,735 सूचनाएं फीड की। दूसरा स्थान गुजरात का है। तो बस यही आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि पहला स्थान ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल में फीडिंग में उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरा गुजरात को मिला है। यूपी पुलिस के ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2019 में। पोर्टल पर प्रदेश की अदालतों में चल रहे हर केस की यूनिक आईडी और केस संबंधी सारी जानकारियां मौजूद रहती हैं। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं को ई कोर्ट सर्विस ऐप से देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सूचना फंडिंग में लखनऊ प्रथम स्थान पे है, तो ये भी याद रख सकते हैं। सूचना की फीडिंग करने में जिलों की बात करें तो लखनऊ पहले नंबर पे है। अब उत्तर प्रदेश में सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया था, दूसरा सप्लीमेंट्री बजट। तो ये अनुपूरक बजट जो है 17 दिसंबर 2019 को पेश किया गया। इसका आकार सबसे जरूरी है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आएगा। तो 4210.85 करोड़ रुपए ये इस अनुपूरक बजट का आकार है या पूरी धनराशि है, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसमें कई सारे काम हुए हैं। प्रदेश के 13 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रत्येक के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन, यानी कुल 260 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब जिले हैं बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुंदेलखंड, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी। ये सभी जिले जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ बन जाएंगे। पराली प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपए। कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में, ये एक इंपॉर्टेंट और है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डंप क्रोमियम वेस्ट उपचार व निस्तारण यूनिट ये स्थापित किया जाएगा। इसका बजट कितना ये नहीं पूछा जाएगा, इसका स्थान पूछा जा सकता है। तो ये कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में
ये डंप क्रोमियम वेस्ट उपचार व निस्तारण यूनिट स्थापित की जा रही है। गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान बन रहा है, जू बन रहा है अशफाक उल्ला खां के नाम पर, उसके लिए 30 करोड़, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए। तो ये सभी जो है बजट का जो है इसमें ब्रेकअप है। अब आगे चलते हैं, 50वां क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस स्कूल कहां पर स्थापित होगा? सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में पहला पुलिस स्कूल उत्तर प्रदेश का स्थापित होगा और गुजरात के पैटर्न पे यानी गुजरात के मॉडल पर। नए सत्र 2020-21 में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, यानी काम इसका चल रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग, जो अभी सारे शिक्षा आयोगों को भर्ती आयोग थे उनको मिलाकर एक बना दिया गया है, तो इसमें इंटरव्यू में कोडिंग व्यवस्था लागू की गई। यानी अब इंटरव्यू में जो छात्र जाएंगे वो रोल नंबर से वहां पर उनको नहीं पहचाना जाएगा, उनको एक यूनिक कोड दिया जाएगा, उससे पहचाना जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में स्कूल समिट जो 11 से 12 दिसंबर 2019 में आयोजित हुआ, कहां पर इसका आयोजन हुआ? लखनऊ में। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो गोमती नगर में है, इसकी मुख्य अतिथि थे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, और माध्यमिक शिक्षा और विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के द्वारा इसका जो है संयुक्त आयोजन किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वन्य जीवों के शिकार घटा है, परंतु उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश के लिए बुरी खबर है ये, उत्तर प्रदेश में शिकार जो है बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों का शिकार 2017 के मुकाबले 2018 में दुगने से ज्यादा हो गया है। 2017 में वन्य जीवों का शिकार की 16 घटनाएं, 2018 में 35 घटनाएं हुई हैं। देश भर में 2017 में कुल मामले 395 थे, जबकि 2018 में 346 मामले दर्ज हुए। वन्य जीव अपराध में पश्चिम बंगाल पुनः शीर्ष में है, यानी टॉप पे जो है सबसे ज्यादा वन्य जीव अपराध कहां पर होते हैं? पश्चिम बंगाल में होते हैं। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद योजना को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई यानी छोटे लघु मध्यम उद्योग विभाग किसके अनुबंध करेगा? तो ये अनुबंध किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट सिडबी के द्वारा। अब सिडबी का वैसे आपको फुल फॉर्म पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनके साथ एक समझौता किया जा रहा है ओडीओपी के लिए, और ये समझौता कितने करोड़ का है? 100 करोड़ रुपए का है। 100 करोड़ के वेंचर फंड को जुटाने में ये बैंक मदद करेगा। रबी विपणन वर्ष 2020-21 के लिए गेहूं का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो चुका है। कितना है? 1925। ऐसे ही याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। 1925 रुपए, और पहले कितना था? 1840 था। कितने की वृद्धि हो गई? 85 रुपए की। किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रदेश सरकार का मोटे अनाज पर फोकस है। मोटे अनाज उत्पादन हेतु चिन्हित 20 जिलों में किसानों को बेहतर बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी मोटे अनाजों के बीजों पर जो है सब्सिडी दी जाएगी। कला एवं संस्कृति के मेटाफर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मेटाफर फेस्टिवल है, ये विदेशों में भी होता है। इस बार इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया दिसंबर में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ये एक इंटरनेशनल इवेंट होता है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए निजी क्षेत्र ने एक पहल की है, तो ये कौन सी संस्था है? संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन क्या करेगा? 10,000 स्कूलों को स्मार्ट बनाने हेतु 100 करोड़ रुपए का निवेश ये करेगा। फाउंडेशन के संस्थापक हैं विनीत नायर। स्कूल समिट कार्यक्रम के तहत ये निवेश किया गया, जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। तो इसमें क्या संशोधन किया गया है? 29 प्रजातियों के पेड़ों को काटने से पहले काटने वाले को अनुमति लेनी होगी। अगर एक पेड़ काटने की अनुमति दी गई तो 10 पौधे लगाने की शर्त पर अनुमति मिलेगी। यानी अगर अनुमति मिलती है आपको पेड़ काटने की, तो आपको 10 पौधे उसके बदले में लगाने होंगे। 29 प्रजातियों में आम, नीम, साल, सागौन, महुआ, पीपल, बरगद, अर्जुन, पलाश, कुसुम, जामुन, शीशम, ये सभी पौधे पेड़ शामिल हैं। ब्लॉक स्तर पर किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। ये कब होती है? 23 दिसंबर को। यानी ये जो है किसान सम्मान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया।
डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इन IPR रिजीम। इस विषय पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कहाँ पर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में। परिवहन निगम प्रशासन ने रोडवेज की एक वीमेन हेल्पलाइन यानी महिला सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसका नंबर क्या है? 8114277777 यानी 5 बार 7 है इसमें लास्ट में। आगे चलते हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा में सुधार हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी? तो इसका नाम है मिशन प्रेरणा। DM की इसमें भूमिका अहम होगी। विद्यार्थियों को अच्छी बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जिला व प्रेरक प्रदेश जैसी घोषणाएं की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस ग्राम को देश का पहला जल ग्राम घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश से है, इसलिए ये क्वेश्चन अति संभावित है। देश का पहला जल ग्राम जो है कौन सा है? जखनी गांव है। जखनी ग्राम ये बांदा जिले में है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला जल ग्राम देश का जखनी गांव है बांदा का। उमा शंकर पांडे के प्रयासों के फलस्वरूप जो 2 दशक से बुंदेलखंड में सर्वोदय आदर्श जल ग्राम स्वराज अभियान चला रहे हैं, उनके कारण ये हुआ संभव। जखनी बुंदेलखंड का एकमात्र ऐसा मॉडल गांव है जहां सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, यानी यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित न्यूक्लियर फिजिक्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप यानी समस्थानिक के देश में ही तैयार करने का दावा किया जो कैंसर के उपचार में काम आता है? तो इस आइसोटोप का नाम है आइसोटोप लुटेशियम। इसको याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। रूस पर अब जो है अपने देश को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसर के उपचार में काम आता है और इसको अपने देश में ही शुरू बनाया जा सकेगा। सीनियर राष्ट्रीय हॉकी ए डिवीजन चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, ये लखनऊ में होगा। ये 23 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित किया जा चुका है, ये हो चुका है। परिषदीय स्कूलों में लर्निंग आउटकम A+ ग्रेड यानी 80% से अधिक प्राप्तांक जिनके होते हैं उनको A ग्रेड में रखते हैं, A+ ग्रेड में रखते हैं। इसमें पहला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? देवरिया है, जहां पर 31% बच्चे जो है A+ ग्रेड में आए हैं। उसके बाद वाराणसी 29% बच्चे, उसके बाद आजमगढ़ 28% बच्चे। बदायूं जो है E ग्रेड में पहला अर्थात सबसे निम्न स्तर पर है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो बार बार जो है इसकी जगह को लेके कंफ्यूजन था। अब ये फाइनल हो गया कि लखनऊ में आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का स्थापित होगा। ये भी अति संभावित प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले जो है इसके लिए लखनऊ का नाम प्रस्तावित हुआ था और 10 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने इसके लिए किया है। केऑन क्या है? तो केऑन एक सॉफ्टवेयर आधारित एक प्रोजेक्टर है जिसे IIT मुंबई के सॉफ्टवेयर पर डेवलप किया गया है। इसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विषय डाउनलोड हैं। इस प्रोजेक्टर पर बच्चे लिख भी सकते हैं। केऑन पर पढ़ाए जाने शिक्षण विधि कई स्कूलों में कारगर सिद्ध हो रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 तक देश में कुल कितने मोबाइल कनेक्शन हैं? तो ये अक्टूबर 2019 की बात हो रही है। 1,18,34,03,310 इतने तो जो है पूरे देश में मोबाइल हो गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोबाइल हैं, यही इस प्रश्न को यहाँ पर दिखाने का मकसद है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं लगभग 16 करोड़। उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी 20 करोड़ है लगभग, तो यहाँ पर 16 करोड़ जो है मोबाइल यूजर्स हैं। सुशासन सूचकांक ये क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, 2019 में जारी हुआ था। इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। ये जो है कैसे हैं? बड़े राज्यों की श्रेणी में। उसके बाद सबसे खराब स्थिति किसकी है? झारखंड की है। पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो है पूर्वोत्तर यानी पहाड़ी राज्य जो हैं। केंद्र शासित राज्यों में पौंडीचेरी और चंडीगढ़ पहले दूसरे नंबर पे हैं। इस सूचकांक को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई, यानी पहला सूचकांक था जो 2019 में आया।
सूचकांक में 10 सेक्टरों के 51 संकेतकों को आधार बनाया गया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, यही यहाँ पर जो है विशेष मायने रखती है। उत्तर प्रदेश को खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में रखा गया है और उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 17वां स्थान है, बहुत ही पीछे है उत्तर प्रदेश जो है सुशासन सूचकांक में। शीर्ष याद रखना है आपको, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। पूर्वोत्तर में सबसे जो है अच्छा राज्य हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी और चंडीगढ़। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार पहले नंबर पे चल रहा था 2-3 फाइनेंशियल ईयर से, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश अब जो है दूसरे स्थान पे आ गया है और पहले स्थान पे फिर से पश्चिम बंगाल आ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो है फाइट चलती रहती है। वित्त वर्ष 18-19 में सब्जी उत्पादन जो है 2.95 करोड़ टन हुआ, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में सब्जी का उत्पादन 2.77 करोड़ टन हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज फाइट रहती है। 2018-19 में देश के कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है, 14.9%, यानी 14.9%। पीएमओ द्वारा संज्ञान में लेने पर बाराबंकी की किस झील को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बाराबंकी की सराही झील, ये 43 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये झील बाराबंकी की राम सनेही घाट तहसील के सराही और मीर नगर गांव के बीच में स्थित है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश में एक और नया पक्षी विहार जुड़ने जा रहा है, सराही झील पक्षी विहार। 20 फरवरी को कैंसर संस्थान का उद्घाटन होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है, चकगंजरिया लखनऊ में है। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता जो पूछी जा सकती है, यहाँ पर ऑर्गन बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये उत्तर भारत का पहला इकलौता संस्थान होगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रशिक्षण केंद्र, प्रजनन केंद्र, तो पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है, ये महाराजगंज जिले में है। महाराजगंज जिले में फरेंदा क्षेत्र पड़ता है। ये केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यानी देश का अगर पहला पूछा जाएगा तो आपको बताना हरियाणा का पिंजौर में है, और उत्तर प्रदेश का जो है पहला, ये कहाँ स्थापित हो रहा है, महाराजगंज जिले के फरेंदा क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, उस अवसर पर बेगम अख्तर सम्मान की घोषणा की गई। तो शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अफजल हुसैन खान निज़ामी, ये कहाँ के हैं, कानपुर के। गजल उस्ताद युगांतर सिंदूर, ये लखनऊ के हैं, इनको दिया गया। यहाँ पर ग्राम प्रधानों को भी जो है सम्मानित किया गया। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह के प्रश्न जो नहीं पूछे जाएंगे। सर्वेश कुमार गोयल, ये पर्यटन परियोजना में निवेश के लिए लखनऊ के हैं। विकास मालवीय वाराणसी में, पंकज अग्रवाल उन्नाव के, सुनील शर्मा वाराणसी के, संजय खन्ना झांसी के। तो आपको मुख्य रूप से जो है बेगम अख्तर सम्मान के बारे में याद रखना है, ये जो है पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं। तो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बलरामपुर गोंडा में है। ये एक पक्षी विहार है जहाँ पर अनेक प्रकार के जो है प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो इसमें भारतीय जैव विविधता संरक्षण समिति के ग्रीन कैलेंडर जो हर साल जारी होता है, तो 2020 का जो ग्रीन कैलेंडर जारी हो रहा है उसमें इस पक्षी विहार के 2 पक्षियों को उसमें कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो ये कौन से पक्षी हैं, ओरिएंटल वाइट रैम्प्ड वल्चर, यहाँ पर मैंने फोटो को भी दिखाने का प्रयास किया है। तो ये गिद्ध है ओरिएंटल वाइट रैम्प्ड वल्चर, और वॉल कीपर एक पक्षी है जो एक प्रकार की गौरैया है। ये उसका चित्र आप देख सकते हैं। तो इनको जो है कैलेंडर में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कब किया जाएगा? तो ये शिलान्यास 29 फरवरी को चित्रकूट में किया जाएगा। लखनऊ के बक्सी के तालाब क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण संस्थान है। तो इसके संगठन का विस्तार जो है किए जाना है। तो कितने जिलों में किया जाएगा ये पूछा जा सकता है, 9 और जिलों में किया जाएगा।
जो उत्तर भारत के लिए हिंसा के दौरान अफवाहों को रोकने में भूमिका निभाएंगे। अब तक 15 जिलों में 17 नागरिक सुरक्षा इकाइयां हैं, नई 9 इकाइयां स्थापित होंगी। तो अलीगढ़, मिर्जापुर, बांदा, बस्ती, आजमगढ़, फिरोजाबाद, गोंडा, अयोध्या, फर्रुखाबाद, इन सब में नई इकाइयां होंगी। अगला फैक्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा ई ऑफिस प्रणाली, ई ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। ई ऑफिस सिस्टम है क्या? फाइलें जो हाथ से लिखी जाती हैं उसकी जगह जो है कंप्यूटर पे ही फाइलें लिखी जाएं और उनका आदान प्रदान किया जाए, मतलब कागज भी सेव हो, समय भी सेव हो। तो अक्टूबर 2017 से 21 प्रशासकीय विभागों में इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावशाली, एक रूप और पेपरलेस बनाना है। आगे, मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं हेतु इंटर्नशिप, अभी ताज़ा घोषणा है ये, तो मानदेय सहित योजना का ऐलान किया गया है। यह घोषणा गोरखपुर से की गई है। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। 6 माह एवं वर्ष भर की इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक नौजवान को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 1500 रुपये केंद्र और 1000 रुपये प्रदेश सरकार देगी। तो इसमें ये जो शेयर है 2500 रुपये जो है कौन देगा? ये जो है 2500 में से 1500 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी, 1000 रुपये प्रदेश सरकार देगी। अगला फैक्ट देखते हैं, पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण एवं प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन की शुरुआत होगी। अब यहाँ भी पहला शब्द जुड़ गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये पहली महिला बटालियन जो है कहाँ पर स्थापित होने जा रही है? ये गोरखपुर में जो है इसका शुभारंभ होगा। और इसके अलावा लखनऊ और बदायूं में भी महिला पीएसी बटालियन बनाई जाएगी, लेकिन जो पहली बनेगी वो कहाँ पर होगी? गोरखपुर में। और पुलिस भर्ती में 20% बालिकाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाएगा, तो इस महिला बटालियन के लिए। अगला, निम्न प्रदर्शन कर रहे शहरों को वाराणसी सहित 20 शहर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और इसमें वाराणसी मदद करेगा किस शहर की? अमृतसर की। प्रदेश के 6 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ये 6 नए वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है, पार्वती अर्गा ये जो है गोंडा में है, समान पश्चिमी बिहार मैनपुरी में है, समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई, और सरसई नावर झील ये कहाँ पर है? इटावा में है। तो ये 6 आप याद रखिएगा, इनका प्लेस भी पूछा जा सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक ही साइट थी जिसका नाम था ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड अधिसूचित हो गए? 7। और भारत में कुल कितने हो गए? 37। तो ये आपको याद रखना है, भारत में कुल 37 हो गए हैं। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। तो ये जो है अब शेड्यूल इसका तय हो गया है कि 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक रविवार को समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सभी पे वहाँ चलाया जाएगा 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस मेले में टीबी, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, कुष्ठ आदि रोगों की जानकारी, उपचार, प्रसव सुविधाएं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से जुड़ी सभी जो है जानकारियां दी जाएंगी। कन्या विवाह सहायता योजना, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना है, इसमें क्या बदलाव आए हैं? तो अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज करता है यानी अंतरजातीय विवाह करता है तो लाभार्थी के रूप में उसको 61,000 रुपये मिलेंगे। सामूहिक विवाह स्थल पर शादी अगर कोई करता है तो उसको 65,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। सामूहिक विवाह का जो आयोजन करते हैं तो उसके लिए प्रति जोड़ा जो है 7,000 रुपये आयोजनकर्ता को प्राप्त होंगे। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रूट के तहत मुख्यमंत्री ने किस जनपद के संपार संख्या 142 पर लेन 2 रेलगाड़ी ऊपरगामी सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें आपको केवल जिले का नाम याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। उत्तर प्रदेश और कितने नए निजी विश्वविद्यालय बनेंगे? तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने निजी विश्वविद्यालय थे? 27, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में 27 थी, अब जो है 28 नए बन जाएंगे। तो इस तरह से कुल उत्तर प्रदेश में 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। डिफेंस एक्सपो, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसमें आपको बताना बचा है। तो डिफेंस एक्सपो 2020 के तहत भारत का किस देश के साथ पहली बार डिफेंस
मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। तो ये अफ्रीका के साथ हुआ, जिसका नाम दिया गया इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, जिसमें भारत एवं अफ्रीकी देशों ने लखनऊ घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। शांति सुरक्षा रक्षा उपकरणों को संयुक्त उपक्रम, डिजिटल डिफेंस, अनुसंधान एवं विकास पर साझेदारी इसमें की गई। इस कॉन्क्लेव में अफ्रीका के 54 में से 38 देशों के 154 प्रतिनिधि इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। एक्सपो की टैगलाइन क्या है, पूछा जा सकता है। तो डिफेंस का डिजिटल परिवर्तन, ये जो है टैगलाइन है। और जो 11वां डिफेंस एक्सपो यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं 2020 की, लखनऊ में जो आयोजित हुआ, इसकी थीम क्या रखी गई, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों द्वारा गन्ने के रेट जो है 450 रुपये प्रति कुंटल किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कितने रुपए अभी दिए जाते हैं, तो 315 रुपये प्रति कुंटल जो है अभी वर्तमान में दिए जाते हैं। दिल्ली हाट का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली हाट में उत्तर प्रदेश के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया था दिल्ली हाट में, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर किया। ODOP के तहत उत्तर प्रदेश के 118 स्टॉल जो है दिल्ली हाट में लगाए गए। दिल्ली हाट जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ था। उत्तर प्रदेश के बैम्बू मिशन यानी बांस मिशन के तहत 5 शहरों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर, मिर्जापुर, झांसी, बरेली व सहारनपुर। कौन से 5 शहर हो गए, गोरखपुर, मिर्जापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर। राज बंबू मिशन के तहत यूपी के 37 जिलों में बांस कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। योगी सरकार की वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट कब आएगा, तो बजट आएगा 18 फरवरी को। बजट सत्र शुरू हो चुका है 13 फरवरी से और ये 7 मार्च तक चलेगा। बजट जब आएगा तो हम जो है उस पर भी आपको अपडेट करेंगे नई चीज़ों के बारे में। उत्तर प्रदेश में गंगा यात्रा का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2020 के मध्य किया गया। ये बिजनौर से कानपुर और बलिया से कानपुर के बीच गंगा यात्रा हुई। इसमें 27 जिलों में गंगा यात्रा निकली, 21 नगर निकाय पड़े, 1038 ग्राम पंचायत हुई और 1358 किलोमीटर की ये यात्रा थी। प्रथम चरण की यात्रा बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद। द्वितीय चरण में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, ये सभी जो इसमें कवर किए गए। उत्तर प्रदेश का धान उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। कुल खरीफ फसलों के उत्पादन में 15 लाख टन से अधिक वृद्धि हुई है। अब ये जो वृद्धि है ये देखिए आप जो है 18-19 में जो है फसलों का जो 58.95 लाख हेक्टेयर था, तो क्षेत्रफल तो फसलों का सेम रहा 2019-20 में भी, लेकिन 18-19 में उत्पादन था 159.32 लाख टन, जो कि बढ़कर 169.48 लाख टन हो गया है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये जो है द्वितीय पुरस्कार से उत्तर प्रदेश की झांकी को नवाजा गया। यूपी फिल्म निर्माण का गंतव्य बनेगा। कैसे, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बनी 22 फिल्मों, जिसमें से 16 हिंदी हैं, 6 भोजपुरी को 11.24 करोड़ की अनुदान राशि दी गई है, मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर में किस स्थान पर 19 करोड़ रुपए की लागत से राज्य पॉलिटेक्निक के निर्माण की मंजूरी दी है, घुघुलपुर, ये बलरामपुर जिले में है। 7.5 करोड़ की लागत से अग्निशमन केंद्र के निर्माण को मंजूरी कहां पर दी गई है, बहराइच के कैसरगंज तहसील में अग्निशमन केंद्र बनेगा। अब यूपी के जो है कैबिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 234.37 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये प्राणी उद्यान 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित होगा। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव कर इसका नाम बदल दिया गया। तो नाम क्या बदला गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं विकलांग शब्द लिखा हुआ है।
विकलांग शब्द जो है अब नहीं यूज किया जा रहा, तो उसकी जगह जो है इसको दिव्यांग कर दिया गया है। यही नाम बदल गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट कर दिया गया है इसको। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 16 नए नगर पंचायत के सृजन को मंजूरी दे दी है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कितनी नई नगर पंचायतें हैं, 16। आगे, कैबिनेट बैठक में महिलाओं और यौन अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 218। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और इसमें से 74 बनेंगे बाल अपराधों के लिए यानी पॉक्सो एक्ट के लिए, और 144 जो है महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए, जिससे त्वरित सुनवाई हो सके। कैबिनेट निर्णय में प्रदेश में 700 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के यानी बसों के संचालन को मंजूरी दी गई। तो संख्या इंपॉर्टेंट है, 700 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर चलाई जाएंगी। लगभग 965 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 14 शहरों में ये चलेंगे। बाकी जो है किसमें कितनी बसें चलेंगी ये जो है इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गंगा परिषद, हो सकता है आपने नाम ही ना सुना हो, तो इसका पहला बैठक का आयोजन कानपुर में किया गया और उत्तर प्रदेश के कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 14 दिसंबर 2019 को ये बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता जो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें मुख्यमंत्री भी गए थे। आगे चलते हैं। आवास विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट OTS 2020 के द्वारा दंड ब्याज में छूट कितनी दी गई? तो कुल धनराशि एकमुश्त जमा करने पर देय राशि पर 2% की छूट दी जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका भी हाल ही में गठन हुआ है, तो इसका पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये बड़ा आयोग है, सारी शिक्षा के क्षेत्र की भर्तियां यही करेगा। 3 पुराने आयोगों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर तीनों को मर्ज करके ये बना है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं इनका नाम जो है निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, बहुत संभावित है। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा इसके पहले अध्यक्ष हैं। इसमें कुल सदस्य 8 होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 7 सदस्य होंगे और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था कुम्हारों के लिए जो है, तो उसी संबंधित जो है माटी कला से निर्मित वस्तुओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने वाली योजना हेतु वर्ष 2019-20 हेतु धन आवंटन कितना किया गया? 9.5 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा सरकारी विभागों में भर्तियों को आउटसोर्सिंग द्वारा किया जाना अनिवार्य किया गया और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल के द्वारा, यानी अब जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जाएंगी उसके लिए उन्हीं एजेंसियों से भर्ती की जाएगी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों। गन्ना किसानों के लिए कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। तो निजी क्षेत्र की बंद पड़ी 3 मिलों को गत पेराई सत्र से शुरू किया जाएगा, जो कि बुलंदशहर, गागल लहेड़ी और बीनस चीनी मिल हैं। सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण कार्य किया जाएगा। नई चीनी मिलें जो है, एक तो पिपराइच गोरखपुर में व मुंडेरवा बस्ती के स्थान पर 5000 TCD की नई चीनी मिलें और 27 मेगावाट क्षमता की कोजन संयंत्र स्थापित होंगे। कैबिनेट निर्णय के अंतर्गत 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम पुलिस थाना बनाया जाएगा। तो कुल सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि 16 साइबर क्राइम थाने जो है उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं और लखनऊ और जो गौतम बुद्ध नगर के साइबर क्राइम पुलिस थाने होंगे इनकी अधिकारिता क्षेत्र को अधिसूचना में रेखांकित एवं अंकित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने घाघरा नदी का नाम बदल दिया है। तो घाघरा नदी जो सरयू कहलाती भी है तो सरयू उसको कर दिया गया। उसके पीछे कई सारे जो है ऑथेंटिक रीजन दिए गए हैं। गोंडा के परसका सुंकर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम जो है सरयू करने का प्रस्ताव दे दिया गया, मंजूरी दे दी गई है। संविधान की संघ सूची के क्रमांक 56 पर नदी संबंधी प्रकरण का उल्लेख है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद ही घाघरा
सरयू नदी कहलाएगी। घाघरा का उद्गम स्थल लखीमपुर खीरी की धौरहा तहसील के नेपाल से आने वाले गेरुआ और करनाली नदियों के संगम स्थल पर है। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कई सारे जिलों से बहती है। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी है, सभी आप लोग जानते हैं। तो जब ये लागू हुआ है तो पहले जो कमिश्नर बने हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुजीत पांडे ये लखनऊ कमिश्नरी के हेड हो जाएंगे और आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर या आयुक्त बन जाएंगे। दोनों ही शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के 15 प्रशासनिक अधिकार पुलिस आयुक्त को दे दिए गए हैं। पिछले 50 वर्षों से पुलिस सुधार के अंतर्गत इस प्रणाली की मांग उठ रही थी। अब पुलिस आयुक्त ये सुनिश्चित करेंगे कि किन अधिकारों को किस स्तर तक के अधिकारियों को दिया जाए। लखनऊ के पुलिस थानों को शहरी और ग्रामीण में बांटकर 2 नए थाने जो है बना दिए गए हैं, गोमती नगर एक्सटेंशन और सुशांत गोल्ड सिटी। तो ये सब जो है इससे संबंधित अपडेट है, इसको जो है जब आपको PDF दी जा रही है आप देख लीजिएगा। कैबिनेट निर्णय के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में, क्योंकि ये योजना है, पूछा जा सकता है। योजना के नियम एवं सुविधाओं को भी बदल दिया गया। विशेष बीमे के वारिस के रूप में किसानों के परिवार के अलावा बटाईदार का भी हक होगा। 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान पात्र होंगे। बीमित किसान की मृत्यु पर 5 लाख रुपए, जबकि दिव्यांगता पर बीमा राशि को श्रेणीवार रखा गया। 60% दिव्यांगता पर ही अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना के 45 दिनों में आवेदन करना होगा। योजना दायरे में प्रदेश के 2,38,22,000 किसान आएंगे। तो दोस्तों, इस मैराथन वीडियो में हम लोगों ने 2.5 से 3 महीने का उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे और आपको अलग से जो है इसको किसी किताब से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इसको ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में, इस सेगमेंट में इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।